त्वरित लिफ्ट में भार के मान में, ये त्वरित लिफ्ट यानी एक्सेलरेटेड लिफ्ट, त्वरित लिफ्ट में भार के मान में आभासी परिवर्तन, भार के मान में आभासी परिवर्तन, apparent change in actual weight during accelerated lift। ठीक है, आभासी परिवर्तन, लाइन अगर खींचना है ऐसे खींच दीजिए ताकि पता चलेगा टॉपिक का नाम, नहीं तो समझिएगा पॉइंट है, पॉइंट ये नहीं है। हाँ बोले तो सब टॉपिक है, फिर ऐसे डैश दे दीजिए, लाइन के ऐसे लिखिए, डैश दे के नीचे से लिखते जाइएगा। पहला नंबर, पहला, जब लिफ्ट, पहला नंबर यानी जो चेंज हो रहा है भार में, किसके कारण हो रहा, कब होता है, उसको लिख रहे हैं। जब लिफ्ट समान वेग से गति कर, समान वेग से, जब लिफ्ट समान वेग से ऊपर या नीचे, यानी सेम वेलोसिटी से ऊपर या नीचे गति करे, जब लिफ्ट समान वेग से ऊपर या नीचे गति करे तो व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होगा। तो व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होगा। जब लिफ्ट समान वेग से ऊपर या नीचे गति करे तो व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होगा। ठीक है, यानी जब हम लोग लिफ्ट से सेम वेलोसिटी से ऊपर जाएंगे या उसी से आएंगे तो हम लोग कोई परिवर्तन चेंज नहीं मिलेगा। यानी लिफ्ट है, लिफ्ट समझ रहे हैं ना, या तो ऊपर जाए या नीचे जाए, बस क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन इसमें क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि समान वेग का बात किए हैं और वेग में परिवर्तन की दर को बोलते हैं त्वरण, तो यहाँ त्वरण नहीं लगेगा। तो इस कंडीशन में हम लोग को अपना वेट में कोई चेंज नहीं पता चलेगा। ठीक है, सेकंड लिखिए, जब लिफ्ट ए त्वरण से, जब लिफ्ट ए स्मॉल है, हाँ, जब लिफ्ट ए त्वरण से स्मॉल है, जब लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर गति कर रही हो, जब लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर गति कर रही हो तो व्यक्ति का आभासी भार, तो व्यक्ति का आभासी भार वास्तविक भार से बढ़ जाएगा। तो व्यक्ति का आभासी भार वास्तविक भार से बढ़ जाएगा, अतः व्यक्ति अपना वजन बढ़ा हुआ महसूस करेगा। व्यक्ति का आभासी भार वास्तविक भार से बढ़ जाएगा, अतः व्यक्ति अपना वजन बढ़ा हुआ महसूस करेगा। अतः व्यक्ति अपना वजन बढ़ा हुआ महसूस करेगा। ठीक है, यानी जब हम लोग ए त्वरण से ऊपर जाएगा लिफ्ट, ए त्वरण से ऊपर जा रहा है लिफ्ट, तो हम लोग को अपना भार क्या लगेगा, बढ़ा हुआ महसूस होगा। ठीक है, क्योंकि उसका आभासी भार वास्तविक भार से बढ़ जाएगा। देखिए सबका मैथमेटिक्स है, सबका मैथ बनेगा, 4-4, 5-5 लाइन, 6-6 लाइन का सबका बनेगा। तो या तो स्टेटमेंट याद कीजिए, अगर बोलिएगा तो फिर मैथ्स करेंगे, नहीं तो फिर उसमें देखिए W डैश, W M A फिर M G ऐसे करके 7-8 लाइन का सबका डेरिवेशन है, तब आपको पता चलेगा। काफ़ी है, इतना लिख भी दीजिएगा, को भी काफ़ी, ये आपको पूछेगा भी नहीं परीक्षा में। सिर्फ हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपको भार और द्रव्यमान पढ़ना है, भार के संदर्भ में हम भी बता रहे हैं कि भार कब बढ़ेगा कब घटेगा। लिफ्ट का केस आता है जो प्रैक्टिकल जीवन का एक उदाहरण है, इसलिए हम सिर्फ उसको बताएं कि ऊपर जाएगा तो भार घटेगा, भार बढ़ेगा,
जब समान त्वरण समान वेग से जा रहा हो तो पता नहीं चलेगा, फिर उसी तरह एक बार नीचे आएगा, एक बार रस्सी टूटेगा, बस वही जानना। ठीक है, तो जब अगर भार के बारे में आ जाए तो आप ये सब लिख सकते हैं। भार का अनुभव हम लिफ्ट में आसानी से कर सकते हैं। फिर कंडीशन लिख दीजिए चारों, खाली इतना भी लिख दीजिएगा काफ़ी है। ठीक है, थर्ड नंबर आइए। अभी कहाँ ऊपर जा रहा था, अब लिखेंगे नीचे। जब लिफ्ट ए त्वरण से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट ए त्वरण से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट ए त्वरण से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट ए त्वरण से नीचे आ रही हो, तो मनुष्य या व्यक्ति को जब लिफ्ट ए त्वरण से नीचे आ रही हो तो व्यक्ति को अपने भार में, तो व्यक्ति को अपने भार में कमी महसूस होगी, तो व्यक्ति को अपने भार में कमी महसूस होगी, तो व्यक्ति को अपने भार में कमी महसूस होगी। ठीक है, कभी आप लोग गौर किए हैं सब चीज़? अब जब पढ़ लिए अब कीजिएगा, अब आपको समझ में आएगा। अच्छा, इसका एक हम बहुत अच्छा उदाहरण बताते हैं, आप लोगों को समझ में आने लगेगा थोड़ा थोड़ा। ऐसे वो रस्सी कटने वाला भी उदाहरण है। वो बड़ा वाला झूला झूले हैं, जब ऊपर तरफ जाते तो ठीक है, रिलैक्स लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे नीचे आने लगता क्या लगता है? सब फेंका गया, निकल रहा है। क्यों? आपका आभास में क्या हो रहा है? वजन में कमी होने लग रहा, महसूस होने लगेगा। इसलिए आपको क्या लगने लगता है? अजीब, कह रहे अब रोक दो, अब नहीं होगा, लगता है ना, लेकिन चढ़ते समय नहीं महसूस होगा। वही चीज़ लिफ्ट में, लिफ्ट में जब आप चढ़िएगा आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं चलेगा, लगेगा भार थोड़ा बढ़ रहा, लेकिन वो भी नहीं पता चलेगा। लेकिन जब उतरिएगा तब आपको पता चलने लगेगा कि नहीं कुछ कम हो रहा है। तो गौर कीजिएगा, यही चीज़ झूला में देखिए, चढ़ते समय आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, उतरिएगा जब, यानी जब घूम रहा है ऐसे, इतना दूर आपको कोई परेशानी नहीं होगा, लेकिन जो इतना दूर होता है यही सबसे खतरनाक हो जाता है। होता है ना, ये तो अनुभव किया है ना, बस यही चीज़ है इसमें केस। ठीक है, क्योंकि जब उतर रहे तो क्या हो गया? वेट कम लगने लगा, कम लगने लगा तो अजीब होने लगा, वही चीज़ होता है। ठीक है, चौथा नंबर लिखिए, केस 4 यानी चौथा नंबर। यदि अचानक लिफ्ट की रस्सी टूट जाए, यदि अचानक लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो व्यक्ति को भारहीनता का अनुभव होगा, तो व्यक्ति को भारहीनता, वेटलेसनेस, भारहीनता का अनुभव होगा। आगे लिख लीजिएगा उसी में, व्यक्ति को अपना भार शून्य प्रतीत होगा, व्यक्ति को अपना भार शून्य प्रतीत होगा। ठीक है, तो व्यक्ति को अपना भार शून्य प्रतीत होगा। ये भी आप वही केस झूला वाला से कंपाइल कर सकते हैं। झूला वाला में आपको कैसा लगने लगता है कि अब गया, अब गया, अब गए, लगता है ना कि रोक दो झूला, अब नहीं झूलना है। सेम चीज़, लिफ्ट रस्सी पे काम कर रहा है, वो रस्सी आप ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहा है, अचानक टूटा तो तुरंत गिरेगा नीचे, क्योंकि भार है। तो भार के कारण क्या हो जाएगा? वहाँ पे आपका जो भारहीनता अनुभव होने लगेगा, यानी लगेगा कि मेरा वेट ही 0 हो गया, यानी कंडीशन बन जाएगा मेरा वेट mg, ये पृथ्वी लगा रहा, खींच रहा है, इसके विरुद्ध हम काम कर रहे हैं ma। क्योंकि देखिए लिफ्ट जब आप नीचे आ रहे हैं तो नीचे भी तो अगर आप कंट्रोल नहीं कीजिएगा तो सीधे ना नीचे गिर जाएगा। समझ, जैसे आप रस्सी को छत पे डालिए और नीचे से उतरिए, तो आप अपना हाथ से कंट्रोल कीजिएगा तब ना आप रुक पाइएगा, नहीं तो अगर छोड़ दीजिए तब तो सीधा नीचे, क्योंकि ये बल तो ऑटोमेटिक काम कर रहा है ना, पृथ्वी मास पे अपना उत्तरण लगाया हुआ है। आप रोकिए चाहे नहीं रोकिए, खींचिए देगा आपको। तो आप चाहे ऊपर जाइए चाहे नीचे जाइए, तो आपको अपना एगो फोर्स लगाना होगा। अगर ऊपर जाइएगा तो इसके विरुद्ध में, हम बताए थे ना,
पृथ्वी के विरुद्ध में आपको फोर्स लगाना होगा, तब आप उड़ पाइएगा। तो हम पृथ्वी के अगेंस्ट जा रहे हैं ऊपर, यानी पृथ्वी जो बल लगा रहा है उसके विपरीत जा रहे हैं, तो हमको एक बल लगाना पड़ेगा, तब ना उस बल को बराबर करेंगे तब हम ऊपर जा पाएंगे, उसको ज़्यादा करेंगे तब जा पाएंगे। सेम चीज़ जब आप नीचे आइएगा तो मान लीजिए आप अपना बल नहीं लगाइएगा, तब तो धड़ाम से नीचे अपना बल लगाइएगा, तब ना वो धीरे धीरे रोकते रोकते आप जितना स्पीड में आना चाहते हो उतना स्पीड में आएगा। सेम चीज़ समझ लीजिए एरोप्लेन में, आप एरोप्लेन जब ऊपर उड़ा रहे हैं, उड़ गया, ठीक, आप बल लगाए हैं उसमें, ऊर्जा जा रहा है, तब वो गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ कार्य कर रहा है। अब जब उतरने समय आप छोड़ दीजिए हैंडल है, यानी उसका जो होता है छोड़ दीजिए, क्या होगा, सीधा नीचे, क्योंकि बल तो लग रहा है ना पृथ्वी से, लेकिन वो लोग क्या करता है, कंट्रोल करता है, धीरे धीरे स्पीड कम करेगा, एक बैग नहीं गिरता है, देखिएगा धीरे धीरे नीचे होते 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 धीरे धीरे तब जाके नीचे लाएंगे, वो भी रुकता नहीं है, आगे बढ़ता है, तब कुछ दूर पैदल मतलब रनवे में रन करता तब जाके रुकता है। वो क्यों करता है, इस बल को मैनेज करने के लिए। अगर नहीं करेगा तो सीधा क्रैश हो जाएगा, सीधा नीचे। तो जब आप ऊपर से नीचे भी उतरिएगा तो एक आप ब्रेक लेके उतरिएगा। जैसे आप लोग ऐसे समझिए, ढलान रोड समझ रहे हैं, थोड़ा आप जब साइकिल या बाइक से जाते हो तो कैसे ब्रेक लेके उतरते हैं ना, कि एक बैगे उतार देते हैं, धीरे धीरे उतरते हैं, तो क्यों करते हैं, कंट्रोल करने के लिए। वही चीज़ है कि अगर हम लिफ्ट से नीचे भी जाएंगे ना तो हमको एक बल लगाना होगा जो लिफ्ट को कंट्रोल करके उतारे ना, तो एक बार में धड़ा। और वही केस कहाँ हो गया था, चंद्रयान में। चंद्रयान 2 जो गया था वो यही केस था, चंद्रमा अपना गुरुत्वाकर्षण से खींच रहा था, हम लोग यहाँ से चंद्रयान को भेजे, वो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण पार किया, फिर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में गया, वहाँ चक्कर लगा, तो वहाँ देखिए स्पीड यहीं से कंट्रोल हो रहा था कि कितना स्पीड, वहाँ प्रोग्रामिंग सेट था कि आपको इतना में इतना ही स्पीड जाना, इतना में इतना ही स्पीड जाना। जैसे मेट्रो ट्रेन देखे हैं, उसमें स्पीड फिक्स रहता है, यहाँ से यहाँ आपको 5 ही मिनट में पहुँचाएगा, एक बार स्टार्ट हुआ वहीं खुलेगा गेट, ठीक है, उसमें बीच में रुकता नहीं है, बहुत इमरजेंसी केस में रुकता है, नहीं तो नहीं रुकता, तो वो फिक्स रहता है। उसी तरह चंद्रयान जब भेजा गया था प्रोग्रामिंग करके भेजा गया कि जब चंद्रमा का कक्षा में जाएगा, ऑर्बिट में जाएगा, तब उसको वहाँ कितना स्पीड से घूमना है, कब वहाँ पे आना है, कब लैंड करना। फिर क्या हुआ, जब चंद्रमा पे आने लगा तो चंद्रमा अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति से उसको खींचेगा अपनी तरफ, उस समय क्या हो गया, यहाँ से कनेक्शन टूट गया, कनेक्शन टूट गया, तो वहाँ पे स्पीड कंट्रोल नहीं हो पाया। तो स्पीड कंट्रोल नहीं हो पाया, जिसके कारण क्या हुआ, चंद्रमा उसको खींच लिया अपने, वो फटाक से इसे गिर गया। उसी को बोला गया सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुआ। लेकिन अभी जो गया था चंद्रयान 3, ये क्या था, ये सॉफ्ट लैंडिंग हुआ। कहने का मतलब है कि एक गिरना होता है ऐसे, एक गिरा डायरेक्ट ऐसे, ठीक, और एक गिरना होता है कि हम उसको गिराए और ताकि रुक गया, ठीक है। जैसे आप कोई चीज़ फेंकते हैं तो एगो फेंकना होता है कि फेंके तो गारंटी नहीं है वहीं गिरेगा, आगे भी जा, और एगो आप देख के फेंकते कि नहीं वहीं जाएगा। तो आप जो देख के फेंक रही है क्या है, आपका कंट्रोल्ड है, कंट्रोल है, यानी आप अपना बल लगा के पृथ्वी के अगेंस्ट काम किए, और एक ऐसा ही फेंक देना, आप छोड़ दिए उसको, तो पृथ्वी खुद ब खुद उसको खींच लिया। तो वही चीज़ हुआ चंद्रयान 3 में। चंद्रयान 3 में क्या हो गया कि भेजा गया, कंट्रोल हो रहा था, सब चीज़ कंट्रोल हुआ। जब चंद्रमा के बहुत करीब आने लगा तो उसका स्पीड को कंट्रोल किया गया, यानी मान लीजिए 100 किलोमीटर के स्पीड से पहुंच रहा था नीचे, उसको घटा कर कितना किया गया, 20, 30, 50 किया गया। तब वो धीरे धीरे आया, ताकि जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है वो उसको प्रभावित ना करे, क्योंकि हम कंट्रोल कर दे रहे। धीरे धीरे आके तब वो लैंड कर गया। और वही चीज़ लैंड नहीं होता तो फिर क्या हो जाता, फिर क्रैश कर जाता। जैसे अगर हम रस्सी डाल के इधर किसी को लटकाएं और धीरे धीरे छोड़े तो देखिए वो आराम से उतरेगा। क्यों, क्योंकि हम भी पृथ्वी के विपरीत बल लगा दिए MA, और अगर वो नहीं लगाते और हम छोड़ देते देखिए वो सीधा गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि पृथ्वी तो बल लगा ही रहा है ना, वही चीज़ यहाँ लिखे। तो अभी क्या हो जाता है, जैसे रस्सी टूटा, संपर्क टूटा, तो ये क्या हो जाएगा, जो हम बल लगा रहे थे वो क्या हो गया, 0, यानी किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर। जितना से जा रहा था उतने बराबर हो गया, इसीलिए W हो जाता है mg माइनस mg, यानी हम लोग का त्वरण किसके बराबर हो जाएगा, पृथ्वी का त्वरण के बारे में। इसीलिए ये क्या हो जाता है, 0। इसीलिए हम लोग क्या लगता है कि हम लोग का वेट खत्म। इसीलिए जब रस्सी टूटता है तो अजीब होने लगता है, ये आप झूला से कंपेयर कर दीजिए। जब झूला उतरने लगेगा तबे आपको परेशानी होगा, चढ़ने में नहीं होता। चढ़ने में बहुत मज़ा, खूब चिल्लाइएगा, लेकिन जैसे उतरने लगे तो आवाज़ों का भी कभी नहीं निकलने लगता, होता है ना।
कि लगता नहीं अब किसी तरह उतर जाए यहाँ से, दोबारा नहीं चढ़ेंगे, यही होता है। अब जिसको प्रैक्टिस हैबिट है वो अलग बात है, लेकिन यही चीज़ होता है, ठीक है। तो ये 4 कंडीशन आप कब लिख सकते हैं? अगर एग्जाम में आ जाए भार के बारे में लिखने में, आप बेझिझक इसको डालिए, क्योंकि ये सब किससे रिलेटेड है? भार से। और फिर बताया था ये कभी भी नहीं बदलेगा, m द्रव्यमान, मास कभी नहीं बदलेगा, जो बदलेगा क्या? g या a बदलेगा, उस कारण मेरा क्या बदल जाएगा? भार, क्योंकि w बराबर क्या है? mg है ना। w मेरा भार हो गया, g गुरुत्व त्वरण हो गया, मास मेरा हो गया। तो आप जब लिफ्ट से नीचे आ रहे हैं तो आपका मास 0 हो जा रहा है। मास 0 का मतलब आपका अस्तित्व खत्म, ऐसा तो नहीं ना हो रहा है। मास तो है, सिर्फ अंतर किसके कारण हो गया? g या a के कारण। a जो हम लोग लगा रहे हैं त्वरण, वो कम बेसी होगा, उस कारण मेरा वजन में घटाव बढ़ा होता है। तो ये पॉइंट्स को आप जब भार आएगा लिखने के लिए तब आप लिखिए भार के साथ इसको अटैच करके, कि हमें भारहीनता या भार में कमी या भार में अधिकता कब महसूस होती है। तो निम्नलिखित कारण से हम लोग का भार में होता है। तो आप लिफ्ट का एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। भार और द्रव्यमान में यही चीज़ है। आया समझ? कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट लिखिएगा द्रव्यमान तथा भार में अंतर। द्रव्यमान तथा भार में अंतर, एक तरफ इधर द्रव्यमान लिखिएगा और एक तरफ भार। एक तरफ द्रव्यमान, एक तरफ भार। चूँकि देखिए आपका सिलेबस में पूरी तरह मेंशन्ड है द्रव्यमान और भार, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन आ जाए कि द्रव्यमान और भार में अंतर स्पष्ट कीजिए या द्रव्यमान और भार को समझाइए, ठीक है। तो द्रव्यमान का तो आप 7 में से एक फंडामेंटल यूनिट है, क्वांटिटी है, वो आप कर लीजिएगा। भार में आप लिफ्ट को जोड़ के भारहीनता बता सकते हैं। फिर आप स्मॉल g को जोड़ के उसमें भारहीनता बता सकते हैं कि पृथ्वी का केंद्र पे हम लोग का भार कम होने लगे। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ बताइएगा तो हमको अभी याद आ गया उसी से, ये आपका ऑब्जेक्टिव में एकदम आ सकता है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा चांस है आने का। देखिए ये पृथ्वी है, ठीक। पृथ्वी में अभी हम ध्रुव पे हैं, यानी पोल पे, हम विषुवत रेखा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मेरे द्रव्यमान में क्या अंतर होगा? कोई अंतर नहीं, द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होगा। थोड़ा समझ रहे बात को? द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं। द्रव्यमान हम 40 किलो 40 से रहेंगे। अंतर किसका हो जाएगा? वजन, भार, त्वरण बाद में, वजन। तो यानी याद रखिएगा, जब हम लोग पोल से विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो पोल में जी का मान क्या था? ज़्यादा था, और यहाँ क्या था? जी का मान कम था। तो यहाँ जब जी का मान ज़्यादा तो मेरा वजन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि गुना ना हो रहा है। जब ज़्यादा को आप किसी चीज़ गुना करेंगे तो ज़्यादा ही ना होगा। तो यहाँ मेरा वजन ज़्यादा था, यानी जब हम लोग ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़ेंगे तो हमारे वजन क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि जी का मान यहाँ क्या हो जा रहा है? कम। मैक्सिमम पोल पे था और मिनिमम किस पे था? इक्वेटर, भूमध्य रेखा पे। तो जब अगर हम पोल से यानी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़ेंगे तो हमारा वजन क्या होगा? कम हो जाएगा। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, यदि कोई व्यक्ति ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर चल रहा है तो उसके वजन में क्या अंतर पड़ेगा? पहला तो पूछ देगा द्रव्यमान में क्या अंतर पड़ेगा, तो द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा मास वहीं सेम रहेगा। सिर्फ अंतर किसके चलते होगा? जी के चलते। यानी यहाँ जो मेरा वेट होगा वो क्या होगा? mg। मान लीजिए मेरा वजन है 40 तो 40 ही रह जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा? mg। खाली यहाँ पे g का मान मान लीजिए 10 हो गया, यहाँ कितना हो गया? 9.6, तो कम हो गया ना, वो ज़्यादा हो गया। तो हम लोग जब भी पोल से इधर बढ़ेंगे तो हमारा वजन घटेगा। और सेम चीज़ है, जब विषुवत रेखा से पोल की तरफ बढ़ेंगे तो वजन बढ़ेगा। तो ये आ सकता है, खाली थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए ये सब कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, कॉन्सेप्ट याद रहा, सब याद रहा, नहीं तो पक्का बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा आपको बहुत चीज़ मिलेगा फिजिक्स में,
जिसको आप यादें करते रह जाइएगा। और ये अगर एग्जाम में आ गया तो आपको यादें नहीं आएगा, अरे बढ़ा था कि घटा था, मैं पढ़े तो थे घट रहा था, लेकिन फिर कन्फ्यूजन होगा, फिर गलत मार्जिन होता है। इसीलिए चीज़ समझ लीजिए, चीज़ है जी का मान ज़्यादा तो यहाँ ज़्यादा होगा, जी का मान यहाँ कम है तो कम होगा, ख़त्म। तो जब ऊपर से नीचे आएंगे तो कम हो जाएगा, बस यही याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर। अब लिखिए द्रव्यमान एवं भार में अंतर। अच्छा, और कहाँ पे और एक जगह हम लोग का भार जीरो हो जाएगा? सेंटर पे, पृथ्वी के केंद्र पे, यानी क्रोड के पास वाला जगह पे, वहाँ भी हम लोग का मास जीरो नहीं होगा, लेकिन वेट जीरो हो जाएगा, ठीक है। देखिए वेट जीरो, मास जीरो होने का मतलब है कि आपका बॉडी ही नहीं ना रहा। बॉडी जब तक है, जब तक उसे मांसपेशी है, तब तक आपके में मास है, द्रव्यमान है। नहीं मांस है तो ख़त्म। तो ऐसा तो नहीं ना है हम लिफ्ट से नीचे आ रहे तो मेरा मांस ख़त्म हो जा रहा है, हम जितना थे 5 किलो मेरा मांस हट जा रहा है, नहीं ना। आप जैसे थे वैसा ही निकल रहे। जैसे लिफ्ट में चढ़े थे, सेकेंड फ्लोर में उतरिएगा सेम, या सेकेंड फ्लोर में चढ़िएगा नीचे उतरिएगा सेम, सिर्फ वजन में और जीव के अंतर में कारण घटता बढ़ता रहता है। बस ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। लिखिए द्रव्यमान और भार में अंतर। एक तरफ लिखे ना द्रव्यमान, एक तरफ भार, यानी मास और वेट। और भार को ही कभी कभी वजन भी बोल देता है, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब जो भी हम लोग वेटिंग मशीन में मापते हैं वो क्या माप रहे हैं हम लोग? वजन। भार, द्रव्यमान नहीं, भार माप रहे हैं, द्रव्यमान नहीं। जो आप उस पर खड़ा होते हैं वो आपको क्या बताएगा? आपको जी के साथ गुना करके आपका वैल्यू बताएगा, आपका सिर्फ मास का वैल्यू नहीं बताएगा। वो आप कैलकुलेशन से खुद भी निकाल सकते हैं। W बराबर क्या होता है? mg। तो मास यहाँ से निकलेगा, W को g से भाग दे दीजिए, आपका आ जाएगा। W आप अभी नापे हैं 70 किलो है, भागा दे दीजिए g से 9.8 से, आपको पता चल जाएगा आपका भार कितना, ठीक है। तो ये अंतर सिर्फ होता है। तो इसीलिए आजकल जिम जाइएगा तो आपको बॉडी मास इंडेक्स बता देगा कि आपका एक्चुअल मास कितना है जी को हटा के, क्योंकि जी तो अतिरिक्त वजन हम लोग को दे दिया ना, इस कारण होता है, ठीक है। लिखिए द्रव्यमान तरफ लिखिएगा, यह एक मूल भौतिक राशि है। दिस इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यह एक मूल भौतिक राशि है। और भार तरफ लिखिए, यह व्युत्पन्न भौतिक राशि है। इट इज ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। दूसरा नंबर द्रव्यमान में लिखिए, यह एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि यानी बिना दिशा के। और भार में क्या हो जाएगा? यह एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी। भार तरफ यह एक सदिश राशि है, ठीक है। फिर द्रव्यमान तरफ लिखिए, द्रव्यमान वस्तु की मात्रा है। द्रव्यमान वस्तु की मात्रा है। वस्तु यानी जो भी वस्तु ले रहे उसके अंदर जो मात्रा भरा हुआ है उसको बोलते हैं द्रव्यमान। जैसे हम लोग का शरीर है, किससे किससे बना हुआ है? मांसपेशी, हड्डी, रक्त, बेसिक यही तीन है। उत्तक तो उसी के अंदर आ गया। तो यही तीन, ये तीन का जो हम लोग का द्रव्यमान है वही क्या है? द्रव्यमान। यानी इसका जो मात्रा है वही है द्रव्यमान। लेकिन भार तरफ लिखिए, भार एक प्रकार का बल है। दिस इज ए टाइप ऑफ फोर्स। क्योंकि अभी देखें ना, W बराबर क्या होता है? mg। और फोर्स का भी मान क्या होता है? F बराबर ma, यानी mg लिख सकते हैं। भार तरफ लिखिए, भार एक प्रकार का बल है, ठीक है। द्रव्यमान तरफ लिखिए, कितना पॉइंट? चौथा नंबर लिखिए, इसका मान समान रहता है। द्रव्यमान का मान समान रहता है, कहीं नहीं बदलेगा। इसका मान समान रहता है। अब भार में लिखिए, इसके मान में परिवर्तन होता है। इसके मान में परिवर्तन होता है।
ठीक है। फिर लिख लीजिए, द्रव्यमान में लिखिएगा, पोषक तत्वों के सेवन से यह घटता बढ़ता है अन्यथा समान रहता है। पोषक तत्वों के सेवन से यह बढ़ता घटता है अन्यथा समान रहता है। यानी आप जैसा खाना खाइएगा उस अनुसार आपका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा। यह पोषक तत्वों के सेवन करने से बढ़ता घटता है अन्यथा समान रहता है। ठीक है। भार तरफ लिखिए, यह वस्तु के द्रव्यमान व गुरुत्व त्वरण, फिर से बोल दे रहे, यह पोषक तत्वों के सेवन करने से घटता या बढ़ता है अन्यथा समान रहता है। यानी आप मान लीजिए 70 किलो के हैं, आपका द्रव्यमान है 70 किलो, आप रोज़ एक ही रूटीन फॉलो कर रहे हैं, 2 रोटी खा रहे हैं, 2 ही रोटी खा रहे हैं, तो देखिएगा आपका वजन में कभी बदलाव नहीं होगा। आप जब बीमार पड़ेंगे, जब आपका में पोषक तत्वों की कमी होगी, तभी आपका वजन कम होगा, अन्यथा नहीं होगा। और उसी के जगह आप 2 रोटी के जगह 4 रोटी खाने लगिए, तो देखिए कुछ दिन बाद आपका वजन में थोड़ा सा वजन बोलते हैं द्रव्यमान में थोड़ा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका मांसपेशी बढ़ गया। तो ये पोषक तत्वों की कम बेसी खाने से आपके द्रव्यमान में अंतर होगा, अन्यथा सेम रहेगा। ठीक है, ये समझ में आई बात? यानी हमारा शरीर में अगर हम मांसपेशी को बढ़ाएंगे तब ना मेरा भार बढ़ेगा, और मांसपेशी को घटा देंगे तो भार घट जाएगा। अभी जैसे इसको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वजन है, दौड़ना स्टार्ट कीजिए गर्मी में, जितना पसीना निकलेगा आप देखिएगा 10 किलो घट जाइएगा, फट से घट जाइएगा। तो ये कैसे हो गया? हम अपना पोषक तत्व को या अपना मांसपेशी को घटा दिए तो हम लोग का द्रव्यमान में परिवर्तन हो गया। ठीक है। उसी के तरफ कितना नंबर था ये? 5। भार तरफ लिखिए 5वां नंबर, यह वस्तु के द्रव्यमान एवं गुरुत्व त्वरण स्मॉल g पर निर्भर करता है। यह वस्तु के द्रव्यमान एवं गुरुत्व त्वरण एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g पर निर्भर करता है। ठीक है, छूट गया? यानी द्रव्यमान क्या है आपका, पोषक तत्व पे डिपेंड कर रहा है, और वजन द्रव्यमान और गुरुत्व त्वरण दोनों पे, क्योंकि g का मान अलग अलग था ना, जिस कारण वजन में अलग अलग बदलाव होगा। ठीक। देखिए, भार बढ़ना और भार घटना का डिपेंड करेगा। आप सब चीज़ को पानी में डुबाइएगा तो नहीं बढ़ेगा। जो पानी को सोखने का कैपेसिटी होता होगा, जिसमें क्षमता होगा, उसी का भार बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। जैसे आप ले लीजिए, क्या लीजिएगा, जैसे बताइए। नहीं, द्रव्यमान परिवर्तन नहीं होगा, वहाँ भार परिवर्तन हो जाए। क्योंकि देखिए, जो चीज़ वो मटेरियल का बना था उसका भार उतने रहेगा। आप अतिरिक्त क्या डाल दिए उसमें, पानी। जैसे हम ही लोग हैं, हम लोग पे अतिरिक्त बैग दे दिया गया टांगने के लिए, तो हम लोग का भार में बदलाव हो गया कि वजन में बदलाव हो गया, मतलब द्रव्यमान में बदलाव हो गया कि भार में? भार में। द्रव्यमान तो मेरा वही है, भार चूँकि अतिरिक्त हम ले लिए ना। अगर हम कंडीशन डाल लेंगे कि नहीं, जो आप बैग टांगे इसको अपना द्रव्यमान ही गिनना होगा, तब द्रव्यमान में बदलाव हुआ, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है। फिर एक लिख लीजिए, द्रव्यमान कभी शून्य नहीं हो सकता। द्रव्यमान यानी मास कैन नेवर बी 0, लेकिन भार हो सकता है कि नहीं? हो सकता ना। अभी देखें ना कंडीशन, लिफ्ट का तार टूटा, 0 हो गया, पृथ्वी का केंद्र पे चल गए, 0 हो गया। तो भार 0 और वजन 0 हो सकता है, भार या वजन 0 हो सकता है। ठीक है। फिर द्रव्यमान तरफ आप लिख सकते हैं, यह बल एवं त्वरण के अनुपात से प्राप्त होता है। कल देखे थे ना, F बराबर ma लिखे थे,
m क्या हो गया था, F/a। तो यह बल एवं त्वरण के अनुपात से प्राप्त होता है, यह बल एवं त्वरण के अनुपात रेशियो से प्राप्त होता है। और वजन तरफ लिखिए, यह द्रव्यमान एवं गुरुत्व त्वरण, यह द्रव्यमान एवं गुरुत्व त्वरण के गुणनफल से प्राप्त होता है, यह द्रव्यमान एवं गुरुत्व त्वरण के गुणनफल से प्राप्त होता है। देखिए, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन था, हम लोग को द्रव्यमान चाहिए, तो m बराबर क्या हो गया, F/a। इससे क्या मिला हम लोग को, द्रव्यमान मिला ना, ये आप लिख सकते हैं। लेकिन जब भार का बात करेंगे तो भार किससे मिलता है, जब द्रव्यमान को m को गुरुत्व त्वरण से गुना करते हैं तब हम लोग क्या मिलता है, भार। तो वही चीज़ लिखे, अगला पॉइंट नहीं तो उसी में लिख लीजिए, खाली मैथ्स लिख लीजिए ना, अगला पॉइंट लिखिएगा तो सेम ही चीज़ हो जाएगा ना, वही चीज़ ना लिखे हैं। द्रव्यमान का मान हमें बल और त्वरण के अनुपात से प्राप्त होता है, तो इसको लिख सकते हैं m बराबर F/a। और इधर क्या लिखे है कि वजन या भार हमें द्रव्यमान और गुरुत्व त्वरण के गुणनफल से प्राप्त होता है, तो W बराबर mg हो गया। कितना अंतर हो गया, 7। ठीक है, इतना काफ़ी है। और 1-2 लाइन आप लोग छोड़ दीजिएगा, मिलेगा तो लिख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये देखिए आ सकता है, क्योंकि आपका सिलेबस में डायरेक्ट है, वजन और भार में अंतर आ सकता है। तो आए तो शुरू में वजन को, पहले द्रव्यमान को 1-2-4 लाइन लिख दीजिए, क्या है, यह भौतिक राशि है, ये है, वो है। वजन को लिख दीजिए, फिर वजन का अगर मन है तो कंडीशन को लिख दीजिए कि वजन घटता बढ़ता है लेकिन द्रव्यमान नहीं करता है, कब, लिफ्ट में दिखा दीजिए, पोल पे दिखा दीजिए, उस पर दिखा दीजिए, 3-4 हो गया। उसके बाद लास्ट में अंतर करके ऐसे बॉक्स बना दीजिए। तो देखिए आपका पेज खुद ब खुद 4-5 पेज चल जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इतना कंटेंट है, इसको अपने से आप आंसर फ्रेमिंग कीजिएगा, खुद पता चलने लगेगा दिक्कत कहाँ हो रहा है, और फिर जो दिक्कत होगा हमको बोलिएगा, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत? उसी तरह अगर क्वेश्चन आ जाए चाल और वेग में अंतर लिखिए, स्पीड और वेलोसिटी में, सेम चीज़ कीजिएगा। देखिए ये सब ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप भूमिका नहीं बांध पाइएगा, चाल में कोई भूमिका नहीं हो पाएगा, वेग में भूमिका नहीं, इंट्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, आपको सीधा चाल ही से लिखना होगा, स्टार्ट करना होगा। चाल, चाल बराबर, यानी चाल का जो परिभाषा लिखवाए हैं उसको लिखना होगा, यानी एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल एक अदिश है, सदिश है, ये है, वो है, लिखिए। इसका इकाई ये है, डायमेंशन ये है, लिख दीजिए। फिर वेग को लिखिए, अगर समय है आपके पास तो चाल के विभिन्न प्रकार बता दीजिए। फिर वेग को लिखिए, वेग का परिभाषा लिख दीजिए, वेग का यूनिट लिखिए, डायमेंशन लिखिए। चित्र बना सकते तो चित्र बना दीजिए। फिर वेग का ये भी लिख दीजिए क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, ऐसे उसे घेर उड़ दीजिए बढ़िया से। उसके बाद वेग का प्रकार बताना तो वेग का प्रकार बता दीजिए। उसके बाद फिर तुलना करना, तब फिर बॉक्स बनाइए, एक तरफ वेग लिखिए, एक तरफ चाल लिखिए। चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, 7-8 पॉइंट लिखिए। देखिए आपको ऑटोमेटिक 4-5 पेज हो जाएगा और अच्छा खासा नंबर आएगा, सीधा सा बात है। और अगर आपके पास समय है और आप चीज़ को समझ रहे हैं तो हम 1-2 न्यूमेरिकल ही बताएं, बना दीजिए, एकदम बना दीजिए और क्लियरिफाई हो जाएगा कि जो चेक करने वाला होगा उसको एकदम समझ में आ जाएगा कि आप कॉन्सेप्ट को पकड़े, आप जानते हैं सही चीज़ को। क्योंकि अधिकतर जन न्यूमेरिकल इसलिए नहीं बताएगा क्योंकि वो सकेगा नहीं, उसको पता नहीं चलेगा हो क्या रहा है। लेकिन आप लोग तो बना सकेंगे ना, 2-2, 3-3 क्लास गया है इसमें, तो इतना तो होना चाहिए। जब अंतर करेंगे वहाँ भी नीचे बना सकते हैं, नहीं तो जब परिभाषा ही सब लिखे रहेंगे वहीं बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया। क्लियर, इतना तो होगा ना। अच्छा, एक बार हमको स्टार्टिंग से ये पहला वाला चैप्टर छोड़ के बताइए तो क्या क्या हो गया है। चाल हो गया, वेग हो गया, बल हुआ, और
चाल हो गया, वेग हो गया, और बल, अच्छा गति हो गया, हाँ ठीक है, गति, गति ठीक है। आगे बल का प्रकार या बल की परिभाषा सब हो गया होगा तब। गुरुत्वाकर्षण हुआ, स्मॉल जी कैपिटल जी हो गया, अभी गुरुत्व त्वरण हो गया, फिर द्रव्यमान और भार हो गया। ठीक 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 ठीक। अब देखिए एक और क्वेश्चन क्या आ सकता है, गति को परिभाषित करें एवं गति के समीकरण एवं नियम को लिखें। तो गति को परिभाषित करना आपको पता है, कुछ नहीं समझ में है, सीधा कार वाला एग्जाम्पल याद रखिएगा। कार में बैठे हैं तो कार के रिस्पेक्ट में हम क्या हो गए, आराम यानी विराम अवस्था में, लेकिन बाहर के लिए हम क्या हो गए, गति का अवस्था। यानी दो वस्तुओं को देख के गति और विराम की अवस्था बताई जाती है। लिखिए, उदाहरण दीजिए, फिर सीधा आ जाइएगा किस पे, गति के समीकरण जो दिया था गैलीलियो। छोटा सा चीज़ है, आइए उसी को ड्राइव कर देते हैं पहले, ठीक है, तो वो क्लियर होते जाएगा। जो इक्वेशन लिखे थे ना 3, याद है, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। देखिए लिखा होगा, वो लिखिए। उसके बाद फिर क्या बोला है, गति के नियम। तो गति के नियम में थोड़ा सा भूमिका लिख दीजिए। गति के नियम को न्यूटन ने दिया था, अतः इसे न्यूटन या गति का नियम कहते हैं। उन्होंने 3 प्रकार के नियम बताए। पहला नियम को जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, दूसरा नियम से हमें बल की परिभाषा या सूत्र को प्राप्त होती है, और तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। ये सब भूमिका बांधिए, फिर शुरू कीजिए कि गति के नियम निम्नलिखित है। पहला नियम को लिखिए, कोई वस्तु अपनी अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल या बाहरी कारक ना लगे। या 3 प्रकार की हो सकती है, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। एक विराम का जड़त्व पढ़े थे कि ट्रेन अचानक स्टार्ट होता, आगे गिर रहे हैं, जब अचानक रुक रहा ट्रेन तो पीछे गिर रहे हैं, ये क्या हो गया, गति का, यानी गति में विरोध आ गया। और एक क्या हो गया, दिशा का जड़त्व, लेफ्ट घूमना, हम लोग राइट गिर रहे हैं। लिखिए, सेकंड लिख दीजिए, बल का परिभाषा आएगा, समय है तो बल वाला को ड्राइव कर दीजिए, तो छोड़ दीजिए खाली लिख के। और तीसरा क्या लिखना है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, सबका उदाहरण दे दीजिए। देखिए अपने आप 4-5 पेज हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो ऐसा ही आंसर फ्रेमिंग होता है। लेकिन जब तक आप बोल देना बहुत आसान है, लेकिन जब तक आप जानिएगा नहीं, आप नहीं लिख पाइएगा। वो हम बोल दिए, आपको लगेगा हाँ हाँ हाँ, अगर सही में आप पढ़े हैं तब तो लिख दीजिएगा, नहीं पढ़े हैं ना तो बता दे रहे, 1 पेज में आपका समेट देगा आंसर। 1 पेज से ज़्यादा आप बढ़े नहीं पाइएगा, लिखे क्या, क्योंकि कंटेंट भी नहीं है, दूसरा बहुत चीज़ जान भी नहीं रहा है। लेकिन अब तो ऐसा स्थिति नहीं ना है, अब तो जान रहे हैं ना बहुत चीज़, अब तो लिख पाइएगा। तो बस उसी को करना है। आइए, ये भी छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, एगो आप क्या बोले थे, बल वाला ना, बल का छोटा वाला, तो वो भी कर देंगे अभी। देखिए ये ज़्यादा भारी नहीं है, छोटा छोटा चीज़ है, करके आपका क्या होगा ना, इसे नंबर आपको परफेक्ट मिल जाएगा, और कुछ नहीं है। नहीं भी कीजिएगा तो खराब नहीं है, लेकिन कर दीजिएगा ना तो जो नंबर काटने का गुंजाइश होता है ना, वो कहीं नहीं बचेगा कि आप सभी चीज़ बता दिए। लेकिन और वो भी बताए ऐसा है कि सब मिलता जुलता, यानी ये नहीं कि ये चैप्टर का पूछा आप वो चैप्टर बता रहे, ऐसा तो नहीं ना है। पढ़ रहे आप वही तो हो जाएगा। अब जैसे आप इडली डोसा खाने जाइए तो सांभर ही ना दे रहा है, तो दोनों से मिलता जुलता है, ऐसा तो नहीं सब्जी दे रहा है। अब कहीं देता होगा वो अलग बात है, लेकिन बेसिकली वो किसके साथ है, इडली डोसा के साथ सांभर और चटनी चलता है। तो ये क्या है, चारों कंबाइन है, सेम चीज़ यहाँ है। आपसे जो पूछा गया है गति का नियम और गति का समीकरण, तो ये गति से संबंधित इसलिए आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये ऊर्जा से संबंधित हो जाएगा। तो आप इसको कर सकते हैं, इसलिए कोई ख़राब नहीं है, ठीक है। लिखिए, और इसको कहाँ पे लिखना है, मतलब उस समय तो ड्राइव नहीं किए थे तो अलग से या तो पीछे लिख लीजिएगा, जब अपने से आंसर बनाइएगा या परफेक्ट नोट बनाइएगा तब उसमें डालिएगा। ये गुरुत्वाकर्षण से कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। अगर साथ में कंटिन्यू करना है तो लिखिएगा गति के समीकरण। गति के समीकरण ये पहले हो चुका है, इक्वेशन ऑफ मोशन। पहला नंबर v बराबर u प्लस ए टी, ये था ना। लिखिए, मतलब समझ गए ना इसको काहे कर रहे हैं, खाली इसका प्रूफ कर रहे हैं कि होता है कि नहीं होता है। पहला समीकरण था v बराबर u प्लस ए टी,
लिखिए इसमें, माना वस्तु का प्रारंभिक वेग, माना वस्तु का प्रारंभिक वेग, हाँ इसके आगे इसी को प्रूफ करेंगे ना अभी। तो इक्वेशन लिखिए, नीचे से लिखिए, माना वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, u स्मॉल u जो लिखा हुआ है, माना वस्तु का प्रारंभिक वेग u है। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, वस्तु समान त्वरण से, वस्तु समान त्वरण a से, स्मॉल a, वस्तु समान त्वरण a से गति कर रही है, वस्तु समान त्वरण a से गति कर रही है t समय बाद, स्मॉल t। देखिए जो जो चीज़ यूज किए बस वही लिखिएगा, अलग लिखे गलत हो जाएगा। तो स्मॉल t, t समय बाद वस्तु का अंतिम वेग, t समय बाद वस्तु का अंतिम वेग v हो जाता है। भी मतलब हिंदी वाला भी नहीं, इंग्लिश वाला जो यहाँ लिखा हुआ है, भी हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आप चित्र बना सकते हैं। यहाँ पे वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, यहाँ कहाँ t समय बाद कहाँ पहुँच गया, अंतिम वेग v, और a एक्सेलरेशन से ये चल रहा था, समान त्वरण a से चल रहा था, u उसका प्रारंभिक वेग था, t समय बाद उसका अंतिम वेग कितना हो गया, v। यहाँ तक लिखिए। अब आप लोग भी जानते हैं, देखिए बहुत ईजी है, त्वरण, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय, वेग में परिवर्तन बटा समय। ठीक है, त्वरण क्या लिए थे, a लिखिए, a बराबर वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन कब हो रहा है, देखिए मेरे पास अभी v और u दो वेग है, तो परिवर्तन का दर निकालना है, तो v माइनस u बटा t। ठीक है, t को इधर ले आइए, at बराबर v माइनस u। ठीक है, अब देखिए v क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस at। हो गया ना प्रूफ, बहुत भारी था, दो लाइन का है ना। अगर गति का समीकरण आ जाए लिखने तो ये सब बना दीजिएगा, कहीं गुंजाइश नहीं कटने का। बहुत भारी लगा, 2 मिनट में हो गया ना। नेक्स्ट वाला भी सेम हो जाएगा, तुरंत लिख लीजिए इसको, फिर दूसरा पे चलते हैं। देखिए ये जो ऐसे निकाले ना, इसी को बोलते हैं डेरिवेशन, ड्राइव करना यानी सत्यापित करना। हम मेरे पास समीकरण है, समीकरण सत्यापित हुआ ना, इसी को बोलते हैं प्रूफ करना, ड्राइव करना। वाह, नहीं ठीक है, बढ़िया। ठीक है, सेकेंड वाला लिखिए, सेकेंड इक्वेशन क्या था, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसमें भी थोड़ा सा लिख लीजिए, माना वस्तु का प्रारंभिक वेग बराबर u, माना वस्तु का प्रारंभिक वेग बराबर u, बराबर u, वस्तु का प्रारंभिक वेग। नेक्स्ट लाइन से, समान त्वरण a, समान त्वरण a से t समय बाद, समान त्वरण a से t समय बाद वस्तु का अंतिम वेग बराबर v, वस्तु का अंतिम वेग बराबर v। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, यदि t समय में समान त्वरण a से t समय बाद वस्तु का अंतिम वेग बराबर v, यहाँ तक हो गया ना। नेक्स्ट लाइन, यदि t समय में वस्तु
यदि t समय में वस्तु s दूरी तय करती है, यदि t समय में वस्तु s दूरी तय करती है, यदि t समय में वस्तु s दूरी तय करती है तो डैश देके नीचे आ जाइएगा। अच्छा, साइड में अगर जगह है तो चित्र बना लीजिए या नीचे भी बना सकते हैं। देखिए फिर वही बात है, मेरा प्रारंभिक वेग कितना है u, अंतिम वेग v। हम a त्वरण से चल रहे हैं, t समय बाद मेरा विस्थापन कितना हो गया, इतना दूर का s, यही लिखा है। यानी u में थे, v पे पहुँचे, मेरा हम कितना दूर चल दिए, s दूरी हो गया, t समय हो गया, a त्वरण हो गया। और याद करिए जब हम ये बताए थे तो हम पहले ही बोले थे जब समान त्वरण होगा तभी ये तीनों इक्वेशन होगा, समान त्वरण नहीं होगा तो ये तीनों इक्वेशन नहीं होगा। दूसरा, ये इक्वेशन को प्रूफ करने का एक ग्राफिकल मेथड भी है, लेकिन वो बहुत लंबा जाएगा, हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं ताकि आप खुद भी कर लीजिएगा, खाली फॉर्मूला याद रहा, खुद भी कर लीजिएगा। तो ये चित्र हो गया। अब आगे लिखिएगा, औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग बराबर, देखिए यहाँ पे दो ठो हम लोग को वेग मिल रहा है, एक क्या v और एक u। तो औसत कैसे निकालेंगे, u प्लस वी बाई 2, औसत निकल जाएगा ना। औसत ऐसा ही निकालते, जितना आपको दिया उसको जोड़िए और जितना है संख्या उससे भाग दीजिए, यही चीज़ है। अब देखिए आप लोग भी पढ़े हैं, खाली हम उसी को यूज़ करेंगे। आप लोग हो सकता है इसमें मैथ्स में पढ़े हो या बनाए हो कभी। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय, ठीक है। अब देखिए दूरी को हम विस्थापन लिख सकते हैं, दोनों दूरी ही है। चाल को वेग लिख सकते हैं, वही चीज़ है, क्योंकि चाल बहुत बार वेग के बराबर भी हो जाता है। तो दूरी का फॉर्मूला हम लोग को खाली चाहिए था। अब यहाँ पे लिख सकते हैं दूरी या स्लैश विस्थापन, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो दूरी और विस्थापन क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। आपको यहाँ से वहाँ जाना है, खाली यही आपके पास विस्थापन का रास्ता है, बाकी सब क्या हो जाएगा, दूरी। हम वैसे घूम के जाएंगे वो भी दूरी, ऐसे जाएंगे तो भी दूरी, ऐसे जाएंगे तो दूरी। सिर्फ ऐसे जाएंगे तो क्या होगा, विस्थापन। और यही रास्ता अगर हम चल लिए तो मेरा दूरी और विस्थापन क्या होगा, एक ही हो जाएगा। तो इसीलिए दूरी और विस्थापन, विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, वेग गुना समय। और इसको यहाँ पे कर लीजिएगा औसत वेग, क्योंकि हम पूरा जर्नी का बात कर रहे हैं। तो दूरी या विस्थापन बराबर औसत वेग गुना समय। यहाँ औसत वेग गुना समय। ठीक है। अब देखिए विस्थापन को क्या लिखे थे, s लिखे थे ना, s लिखिए। औसत वेग अभी निकाले हैं, u प्लस वी बाई 2, किससे गुना करें, समय, समय कितना था, t। ठीक है, यहाँ तक हुआ। लेकिन देखिए इक्वेशन में हम लोग का a भी है, तो a को भी लाना होगा। तो a आएगा कहाँ, तो उसके लिए आप पहला वाला समीकरण में जाइए। चूंकि सिंस v बराबर u प्लस AT, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए 2। तो लिखिएगा v का मान समीकरण 1 में रखने पर चूंकि हम लोग पास क्या था आया था पहला, v बराबर u प्लस AT आया था।
पहला एस को वाला को इक्वेशन 1 माने, इसको इक्वेशन 2, तो भी का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए एस बराबर u प्लस 80 होगा बटा 2 गुना t। s बराबर u और u को जोड़ देंगे तो 2u प्लस 80 बटा 2 गुना t। हम इसी के आगे कर रहे हैं, ठीक है। s बराबर अगर गुना करना है तो पहले गुना कर लेते हैं, 2ut प्लस 80 स्क्वायर बटा 2। जहां फंसिएगा बोलिएगा तुरंत। अब खाली मैथ्स कर रहे हैं इसीलिए नहीं समझ में आएगा पूछिएगा। यहां तक पहुंचे? हुआ यहां तक? अब देखिए s बराबर, हम दोनों को खाली ऐसे लिख दे रहे हैं, लिख सकते हैं। यहां से देखिए 2 क्या हो गया, कट गया, तो आ गया ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। प्रूव्ड। और अगर दिक्कत हो तो आप क्या कर सकते हैं, इस 2 को यहाँ लाइए, 2 को यहाँ लाइए, फिर लिखिए दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, तो बटा 2 यहाँ हो जाएगा, सब में 2, फिर सब कट जाएगा, फिर भी वही चीज़ आएगा। आ गया ना जो हम लोग खोज रहे थे। ठीक है, दूसरा वाला भी हो गया। अब तीसरा क्या था, यही था, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बात बराबर है। ये कितना था, तीसरा नंबर, तीसरा इक्वेशन। दोनों एक ही चीज है, ठीक है। या तो ऊपर वाला को लिखिए या नीचे वाला को लिखिए, एक ही चीज है दोनों, और नहीं तो और करके नीचे लिख सकते हैं। देखिए बहुत भारी लगा पहला, दूसरा तुरंत हो गया ना, 2-2 मिनट का चीज़ है। और एग्ज़ाम में खाली घर में 1-2 बार प्रैक्टिस करके जाइएगा तो एग्ज़ाम में कभी नहीं फंसिएगा। लेकिन अगर रट के गए हैं और सीधा एग्ज़ाम में लिखना है तो फिर पता नहीं चलेगा भी कहाँ कट रहा है, यू कहाँ जुड़ रहा है, पता ही नहीं चलेगा, फंस जाइएगा। उस पर निकलने में आपको 5 से 7 मिनट लग जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए घर में 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तुरंत पकड़ाएगा। ठीक है, चलिए इसको प्रूफ करते हैं। लिखिए गति के दूसरे समीकरण से, गति के दूसरे समीकरण से क्या है हम लोग के पास, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। गति के दूसरे समीकरण से लिखिए s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, इक्वेशन 1 दे दीजिए इसको, समीकरण 1। ठीक है, फिर नीचे लिखिए तथा गति के प्रथम समीकरण से, तथा गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस 80, इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए।
ठीक है। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा काम करना है। 80 बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू होगा, u को इधर ले गए तो v माइनस यू बराबर 80, ठीक है। t क्या हो जाएगा, v माइनस यू बटा a लिख सकते हैं ना इसको, इक्वेशन 3। ठीक है। अब लिखिए आगे, t का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, t का मान समीकरण 1 में रखने पर, t का मान समीकरण 1 में रखने पर, t का मान समीकरण 1 में रखने पर t का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो देखिए t का मान जो है उसको समीकरण 1 में रखना है, तो s बराबर u को लिखिए, ब्रैकेट दीजिए v माइनस यू बटा a, t के जगह लिख दिए, जोड़ 1/2 a v माइनस यू बटा a का होल स्क्वायर। अब देखिए s बराबर u से गुना करते हैं तो u भी माइनस यू स्क्वायर बटा a प्लस 1/2 a प्लस बी का होल स्क्वायर बटा a स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 यू भी बटा a स्क्वायर होगा ना। s बराबर यू भी माइनस यू स्क्वायर बटा a प्लस, देखिए a स्क्वायर और a ये कट जाएगा कि नहीं कटेगा, कटेगा ना, क्योंकि गुना है। अगर इसको ऐसे हम लिख दें a/2, a को 1 से गुना करेंगे तो a ही होगा बटा 2, ऐसे लिख सकते हैं ना, बटा a स्क्वायर। अब तो कटेगा, तो a से 1 कट जाएगा ना, 1 कट जाएगा, समझ में आया इतना। चलिए आगे, यू भी माइनस यू स्क्वायर बाई a प्लस v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u भी बटा 2 से गुना कर देंगे तो 2a। s बराबर दोनों में से कॉमन ले लेंगे 2a, तो यहाँ हो जाएगा 2u भी माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u भी। देखिए ये भी भारी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा मैथ्स अगर जानते होंगे तो तुरंत होगा, और नहीं जानते तो थोड़ा सा खाली दिक्कत होगा, बाकी कुछ किए नहीं, कोई बड़ा चीज़ नहीं किए, सब आप लोग जानते थे, बस वही बैठा है। देखिए इतना आया, 2u भी और माइनस 2u भी, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा यानी 0 हो गया, माइनस 2u और u स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 2a आया। अब 2a को इधर ले जाइए तो 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यही प्रूफ करना था ना, हो गया। या अगर आप इसको और करना चाहते तो यहीं पे कर सकते हैं, 2as बराबर माइनस यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर आया, v स्क्वायर को अलग कर दीजिए, v स्क्वायर बराबर